नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम हर रोज अलग अलग विषय कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए आपके लिए लेकर आते हैं। चूंकि आज गुरुवार का दिन है और आज हम पशुपालन से जुड़ी अहम बातें आज इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम है ये, इसमें आप फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ के हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जिन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे वो हैं भेड़ बकरियों का रोगों से बचाव एवं रोकथाम, और साथ ही बरसात में पशुओं का पोषण एवं टीकाकरण। तो महत्वपूर्ण विषय है ये पशुपालकों के लिए, तो इनसे जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमारा टोल फ्री नंबर जो है उस पर कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल करें और हमारे खास मेहमानों से जानकारी हासिल करें। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, जो कि संयुक्त निदेशक है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत उत्तर प्रदेश में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त डॉक्टर जयप्रकाश, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज का हमारा विषय है, डॉक्टर अश्विनी, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि जो भेड़ बकरियां हैं उनके स्वास्थ्य पर खास तौर पे इस मौसम का किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बरसात का मौसम है हम देख रहे हैं। ऐसे में पशुओं को किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है? ये मौसम बरसात के बाद क्या होता है कि हमारे घासें बहुत हो जाती हैं और जो भेड़ बकरी ग्रेजिंग के लिए मतलब चढ़ने के लिए छोड़ी जाती हैं जी। तो यदि हम उन पे चढ़ने में नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चढ़ लेती हैं और जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें प्रमुख है अफारा है, आंत्र विषाक्तता है। तो हमें अपने पशुओं में ये ध्यान रखना कि ये बीमारियां ना होने पाएँ। तो इसके लिए एक उपाय ये है कि पशु को हम जब छोड़ें चरने के लिए तो उसके पहले हम कुछ सूखा हरा चारा दे दें या सूखी पत्तियां दे दें जी। और तब चरने के लिए छोड़ें। बिल्कुल, तो कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और भी विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे कि भेड़ बकरियों में किस किस तरह की बीमारियां हो सकती है और रोकथाम के लिए, बचाव के लिए पशुपालक किस तरह के उपाय अपना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खुरपका मुंह पका जानवरों को आमतौर से लगने वाली बीमारी है। इसमें मुंह, जीभ, होंठ और खुरों के बीच फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है और उनके मुंह से लार टपकने लगती है। साथ ही वे खाना पीना छोड़ देती हैं और कमजोर हो जाती हैं। बचाव के लिए रोगग्रस्त पशु को दूसरे जानवरों से अलग रखें और पशु चिकित्सक की सलाह से 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने चाहिए। साथ ही हर महीने में टीकाकरण करवा लेना चाहिए। विषाणु से फैलने वाली कंटेजियस एक्थाइमा ऐसी बीमारी है जिसमें भेड़ बकरी के मुंह, नाक और होठों के बाहरी तरफ फोड़े हो जाते हैं। इससे मुंह फूल जाता है और घास खाने में तकलीफ होने लगती है। उपचार के लिए फोड़ों को लाल दवा के घोल से धोए और उन पर एंटीसेप्टिक मरहम लगा दे। एंथ्रेक्स बीमारी जीवाणु से फैलती है। भेड़ों के मुकाबले ये बकरियों में ज्यादा पाई गई है। इसमें बहुत तेज बुखार आता है और मर जाने पर भेड़ बकरी की नाक, कान और मुंह से खून का रिसाव होने लगता है। इस रोग के लक्षण पाए जाने पर पशुपालक को सारे के सारा झुंड खत्म कर नए जानवर पालने चाहिए। गलघोटू बीमारी आमतौर पर झुंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान होती है। इसमें पशुओं के गले में सूजन आ जाती है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। साथ ही जानवर को तेज बुखार, नाक से लार निकलना और निमोनिया हो जाता है। इनके अलावा भेड़ बकरियों को गोल कीड़े, टेपवर्म और चर्म रोग लगने का भी खतरा रहता है। चर्म रोग जूं और पिस्सू जैसे परजीवियों से फैलता है। इसमें जानवर को खुजली होती है। इलाज ना हो तो भेड़ों में ऊन की क्वालिटी घट जाती है। जी हाँ, तो देखा आपने कि भेड़ बकरियों को किस किस तरह के रोग हो सकते हैं और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए जाते हैं कि जो दुधारू पशु हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं हो सकती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि बरसात के इस मौसम में खास तौर पर जो दुधारू पशु हैं उन्हें किस किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं?
देखिए अभी जो बरसात का मौसम है तो इसके अंदर हरे चारे की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जी। तो किसान भाई क्या करते हैं कि हरा चारा सीधा काट के हरे चारे की पशुओं को उपलब्ध करवाते हैं। पर इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि जो हरे चारे के ऊपर है तो जैसे छोटे छोटे कीट मिलते हैं आपको, तो जो उन कीटों से बचाने के लिए, क्योंकि वो कीट जब अंदर जाएंगे पशु के चारे के साथ तो वो उनकी डाइजेशन प्रक्रिया को थोड़ा कम कर देते हैं, अवरोध करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि जो इस सीजन में सबसे पहले डिवॉर्मिंग की कृमिनाशक दवा से हमें उनका डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। तो ये सावधानी रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा अत्यधिक हरा चारा खाने से पशु को दस्त की समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमें ये सावधानी सबसे मेन ये रखनी बहुत जरूरी है कि हमें बरसात आने से पहले डिवॉर्मिंग हम पशुओं की जरूर करवाएं। तो बरसात का जो मौसम है वो खास तौर पे पशुओं की देखभाल के लिए बेहद जरूरी है, खास तौर पे उनके पाचन तंत्र को जो है इस मौसम में काफी ये प्रभावित कर सकता है। इसके लिए उपाय अपनाने बेहद जरूरी है। और किस किस तरह के रोग लग सकते हैं और बचाव के क्या उपाय हैं, टीकाकरण के क्या कार्यक्रम हैं, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। बरसात के दिनों में हरे चारे की कोई कमी नहीं रहती। भरपेट हरा चारा खाने की वजह से पशुओं को अक्सर दस्त लग जाते हैं। इस समस्या से बचना है तो भरपेट हरा चारा एकदम शुरू ना करे, बल्कि उसके साथ सूखा चारा मिला कर दे। इस मिश्रण में 60% हरा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। सूखे चारे को भी बारिश से बचाना है, क्योंकि चारे में गीलापन या फफूंद से पशु को बदहजमी और दस्त की शिकायत हो सकती है। हरे चारे को भी साफ रखें, उसमें कीचड़ या मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। बारिश के दिनों में पशुओं को गलघोटू, लंगड़ा बुखार और खुरपका मुंहपका की समस्या आ सकती है। इन बीमारियों का टीका पशुओं को लगवा ले। इसके अलावा पशुओं के पेट में कृमि भी हो जाते हैं। बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह से उचित दवा दे। जूं, चीचड़ और पिस्सू जैसे बाहरी परजीवी भी बरसात के दिनों में पशुओं पर हमला करते हैं। चिचड़ी लगने से पशुओं में थिलेरिया, बबेसिया और सर्रा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इससे पशुओं में कमजोरी, एनीमिया और दूध की कमी हो जाती है। लंगड़ा बुखार भी बरसात की देन है। इस रोग में पशु को लगातार 3 दिन तक तेज बुखार आता है। पशु इतना कमजोर हो जाता है कि वो बैठा ही रहता है। अगर पशु साफ सुथरा नहीं रहेगा तो थैलेला रोग भी हो सकता है। दरअसल दूध दूहने के कुछ देर बाद तक थनों का मुंह खुला रहता है। जैसे ही पशु बैठता है तो फर्श में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु थनों में चले जाते हैं। इसलिए दूहने के बाद पशु को फौरन ना बैठने दे। साथ ही साफ गर्म पानी में जंतुनाशक दवा की कुछ बूंदे डालें और उसमें साफ कपड़े को भिगोकर थनों को साफ करें। पशुओं को तेज बरसात से भी बचा कर रखें। ज्यादा देर भीगने से संकर पशुओं में खास तौर से जुकाम और निमोनिया की समस्या आ जाती है। गंदे पानी में नहाने से भी पशुओं को बचाएं, वरना उनके कानों में जीवाणुओं का प्रकोप हो जाएगा और कान से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अश्विनी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि भेड़ बकरियों के मामले में भी खुरपका मुंहपका जो बीमारी है वो काफ़ी मारक बीमारी है और इसके लिए कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं इनके रोकथाम के लिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में ये बीमारी हो सकती है, पशुओं को लक्षण क्या है, किस तरह से पहचाने कि खुरपका या मुंहपका की बीमारी हो गई है और क्या है उपाय। ये खुरपका मुंहपका काफ़ी गंभीर बीमारी है और इसमें पशुओं की मृत्यु भी काफ़ी होती है जी। और भेड़ बकरियों में जो भारत सरकार अभी कार्यक्रम चला रही है खुरपका मुंहपका उन्मूलन कार्यक्रम, उसमें टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है और पशुपालकों के दरवाजे पे जाके पशुपालन विभाग टीकाकरण कर रहा है जी। भेड़ बकरियों में इसका जो टीका है वो 1 ml दिया जाता है और ये त्वचा के थ्रू दिया जाता है, त्वचा सबक्यूटेनियस जो उसको बोलते हैं। और इसका हमें टीकाकरण बरसात के पहले अप्रैल मई में करा लेना चाहिए। हर 6 माह पे इसका टीकाकरण होता है और एक हमें सितंबर अक्टूबर के माह में करा लेना चाहिए जी। इसके टीके की हमें जो यदि नवजात है तो 4 महीने का हो गया है नवजात, तो हमें टीकाकरण जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे कि पशु इस घातक बीमारी से बच सकता। और इसमें सबसे बड़े जो है कि लक्षण
जी मिलते हैं। डॉक्टर अश्विनी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे, लक्षण के बारे में जानेंगे हम आपसे आगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ जी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम, मुझे पशुपालन के बारे में पूछना था सर। जी जी बताएं। जी मैम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी बात, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पशु पालना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, दफ्तर कौन सा है? जी, कौन सा आप पशु पालना चाह रहे हैं? बताएं यूसुफ जी, कौन सा पशु पालना चाहते हैं? पशु कौन सा सही रहेगा? मैं कश्मीर में रहता हूँ। हाँ, तो कश्मीर में भेड़ बकरी का काफ़ी है। आप यदि भेड़ बकरी पालना चाहें और आपका जो पास का पशु चिकित्सालय होगा, सरकारी पशु चिकित्सालय, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ के लिए कई सारी नस्लें भी हैं, जैसे भेड़ की आप वहाँ पे पश्मीना भी। आपका कितना किस एरिया में है आप कश्मीर में? श्रीनगर से ताल्लुक अच्छा, रखते हैं। श्रीनगर से। जी। तो श्रीनगर में आपका वहाँ पे जो भेड़ हैं वो आप मेरिनो भी पाल सकते हैं। बकरियाँ में चेंगी नस्ल की एक बकरी होती है, वो पाली जा सकती है। तो और जो संबंधित जानकारी है वो आप पशु चिकित्सा अधिकारी से, जो आपके पास के अस्पताल के होंगे, वो आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे यूसुफ जी को कि अगर दुधारू पशुओं में से किन पशुओं का वो चुनाव कर सकते हैं श्रीनगर जैसे जलवायु के लिए, और कहाँ संपर्क करें वो? दुधारू पशुओं के लिए जैसे कि श्रीनगर का कि काफ़ी बर्फीला और ठंडा इलाका है, जी जी। तो दुधारू पशुओं की बजाय जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भेड़ बकरियों का ही चलन वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। जी जी। तो दुधारू पशुओं के लिए अगर वो रखना भी चाहते हैं तो जैसे उस क्षेत्र में क्या कि जैसे याक है, ये लोग याक का भी दूध इस्तेमाल करते हैं वहाँ, तो इनमें डेयरी का वहाँ इतना ज़्यादा नहीं कहेंगे, पर ज़्यादा चाहें अगर आप तो जैसे कि भैंस है या जो मोटी चमड़ी के जो पशु हैं उन्हें आप वहाँ पाल सकते हैं। तो भैंस आप रख सकते हैं वहाँ, पर बाकी वहाँ आपके जैसे जलवायु के हिसाब से याक और यही ज़्यादा इनका ही प्रचलन वहाँ ज़्यादा है। जी, मोहम्मद यूसुफ जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारे पशुओं में जो प्रमुख रोग लगते हैं, जैसे गला घोंसू हमारा हो गया, पुकना पुकनी की बीमारी हो गई, और दूसरी खुरपका मुंहपका की बीमारी हो, एक लगड़ा लंगड़ी दुसाहरी हमारी बीमारी, सरला की बीमारी, थनैला की बीमारी है। तो इन बीमारियां जो बड़े पशुओं में आते हैं, तो क्या इनमें कोई ऐसी कौन बीमारी है जो हमारे छोटे जैसे भेड़ बकरियों में भी जाते हैं, हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं? किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से इनका उपचार करें, किस प्रकार से सावधान रहें? जी बिल्कुल, आइए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर अश्विनी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आप अपने जानवरों को टीकाकरण जरूर करवाएं, और टीकाकरण करवाने के लिए 4 मुख्य बातों का एकदम ध्यान रखें। आप टीकाकरण जब कराना हो उसके 15 से 20 दिन पहले आप अपने पशु को कृमिनाशक दवा जरूर दे दें। और जब कृमिनाशक दवा दें तो ये ध्यान रखें, क्योंकि कृमिनाशक जो दवा है वो लीवर पे बहुत असर डालती है। तो 3-4 दिन पहले से और 3-4 दिन बाद तक आपको लीवर की दवा जैसे बेलामिल है, जो भी आपको उपलब्ध हैं, जो भी लीवर के टॉनिक उपलब्ध हैं, वो आपके अपने पशुओं को देने हैं। दूसरी चीज़, आपको जो मौसम है, जैसे मान लीजिए कि बरसात है, तो बरसात में क्या है कि कई सारी बीमारियां होती हैं हमारे जानवरों को, तो बरसात के 1 महीने पहले टीकाकरण करवा लें, क्योंकि टीकाकरण तुरंत करवाने के बाद नहीं बचा होता, कम से कम 15-20 दिन का समय लगता है, क्योंकि शरीर में, पशु के शरीर में जो ये एंटीबॉडीज हैं उनका ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो जाती है। तो उस तरह से फिर पशु आपके बचेंगे बीमारी से। और तीसरी चीज आपको कि जो आपका टीका है उसका ध्यान रखें कि टीका उचित तापमान पे रखा गया है। कई बार हम ये देखते हैं जो टीकाकरण करने आ रहा है वो टीका जेब में रख के ला रहा है। तो आप थोड़ा सा पशुपालक भाई भी आप जागरूक रहें
कि जो टीका लगा रहा है आप देखें कि टीका वो सही तरीके से ला रहा है कि नहीं ला रहा है। आप एक जगह अपने कहीं डायरी में नोट कर लें कि ये टीका किस बैच का है, क्या है, तो आपके पास सारी जानकारियां रहनी चाहिए। जी बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही विस्तार से डॉक्टर अश्विनी ने यहाँ पे जवाब दिया है आपको कि किस तरह से अपने पशुओं की देखभाल आप कर सकते हैं और रोगों से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम भेड़ बकरियों के रोकथाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही बरसात के मौसम में पशु आहार और टीकाकरण का किस तरह से ध्यान रखा जाए, इसके बारे में हमारी बातचीत जारी है। आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। कैलाश जी इस वक्त चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हमारा मैडम ये गाय के 2 बेबों में दूध नहीं निकालने दे रही। अच्छा, गाय दूध नहीं निकालने दे रही है? हाँ सर। जी जी। उनका छोटी-छोटी भूमिका हो रही। जी कैलाश जी क्या बता रहे हैं? छोटी छोटी? जी डॉक्टर जयप्रकाश, क्या वजह हो सकती है? छोटी-छोटी भूमिका। अच्छा, थन के ऊपर फुंसियां कह रहे हैं आप, छोटी छोटी? हाँ जी जी ठीक है। तो अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी ये बारिश का मौसम है, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन, जैसे हम बोलते हैं कि कोई फफूंदी या उससे भी हो सकता है कि ये एक इन्फेक्शन है, और जब आप उस पर हाथ लगाते हैं तो वो दर्द मानता है पशु, और जैसे ही वो दर्द है तो आपको वो दूध नहीं निकालने देती। तो इसके अंदर आपको सबसे मेन यही है कि जो अपना स्वच्छता का मेन इसमें रखिए कि जैसे अभी थनैला रोग हैं और इस बारिश के मौसम में, तो दूध दोहने के अंदर आपको जो जो सावधानियां क्या क्या रखनी है आपको, कि सबसे पहले आप अपने उसको जो पशु की लेवटी है, थन है, उसको लाल दवाई 1% पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवाई बोलते हैं उससे साफ कीजिए जी। और अपना कोई भी एंटीबायोटिक के इसके क्रीम आती हैं वो आप दूध निकालने के बाद यूज़ कर सकते हैं। और दूध निकालने के 10 से 15 मिनट तक पशु को बैठने मत दें, क्योंकि इससे इस रोग के और भी ज़्यादा चांस हो गए, भी अंदर भी हो सकता है और इसकी आपकी यानी लेवटी भी खराब हो सकती है पशु की। जी जी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि भी ज़्यादा ही दर्द है या कोई सोजिन आपको दिख रही है, तो उसमें आप अपने पशु चिकित्सक से एंटीबायोटिक्स लगवा सकते हैं। जी, तो कैलाश जी इन सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है, और जो समस्या है उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अश्विनी जानना चाहेंगे कि भेड़ बकरियों के मामले में भी बरसात के खासतौर पे इस मौसम में स्वच्छता का ध्यान रखना कितना जरूरी हो जाता है, अन्यथा किस तरह की समस्याएं हो सकती है? देखिए, भेड़ बकरियां क्या हैं, जो इनका जो जहाँ पे बांधी जाती है वहाँ पे सूखा होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो यदि आपने मिट्टी का फर्श है वहाँ, तो मिट्टी हर 1 हफ्ते 10 दिन में आप बदलते रहें। और बेहतर ये होगा कि जैसे बालू या इस तरह की चीज़ें हैं तो उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें क्या है कि जो भी पानी रहेगा वो नीचे चला जाएगा और आपके जानवर सूखे में बैठेंगे। जी। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी अपने पशु को चरने भेजें, क्योंकि भेड़ बकरियां अधिकतर आज भी
कुछ हैं नस्लें कि जो हम स्टॉल फीडिंग करते हैं, मतलब बांध के उनको रख सकते हैं, जैसे बर्बरी है। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी अधिकतर भेड़ बकरी पालन जो है वो चराई के ही माध्यम से ज़्यादा किया जाता है। तो उनको जो आप चरने के लिए भेजते हैं तो उनको कुछ सूखी पत्तियाँ या सूखा चारा ज़रूर, भूसा या इस तरह की चीज़ें दें, क्योंकि उनका जो पूरा जो है वो 20-30% जाड़ में, बरसात में ज़रूरी है। तो ताकि हरा चारा कम खाएंगे और उससे बीमारियां कम होंगी, क्योंकि आज का जो बरसात है वो आंत्र विषाक्तता एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। और उसमें आपको समस्या के बारे में जानेंगे डॉक्टर अश्विनी आपसे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। घनश्याम जी मंदसौर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। घनश्याम जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो हेलो घनश्याम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, ये पशुओं में कीचड़ हो रहे हैं जी, चीचड़ की समस्या है। हेलो घनश्याम जी अपना सवाल कृपया साफ साफ बताएं हमें। ये पशुओं में कीचड़ हो जो है, और इसके लिए रोकथाम के लिए क्या करें? जी जी, किस पशु के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, कीचड़ हो रहे, कीचड़ वगैरह। ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर जयप्रकाश, क्या सुझाव देंगे आप उन्हें? घनश्याम जी ये पूछना चाहते हैं, आप बड़े पशुओं की बात कर रहे हैं जैसे भेड़ बकरी की, पर मैं आपको एक कॉमन ही है, जैसे इसमें सिर्फ परसेंटेज का ही फर्क रहता है और थोड़ा मेथड अलग अलग हो जाते हैं दोनों के। जी। तो अगर हम बड़े पशुओं की बात करते हैं तो इसमें आप अगर बाहर जो चीचड़ वगैरह हैं तो इसके लिए आप अलग अलग सॉल्ट हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, फ्लूमेथ्रिन है, इनका अलग अलग 1% या 2% के घोल में आप सॉल्यूशन में पशु पे स्प्रे कर सकते हैं। पर इसमें जो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि आप हर 3 महीने या 6 महीने पे अपना जो ये स्प्रे है साल्ट ये चेंज करते रहिए। इससे आपको काफ़ी रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर या तो एक ही यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर आप कंसंट्रेट बार बार उसकी बढ़ाएंगे कि आप 2% की बजाय ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पशु को भी नुकसान पहुंचाता है। तो उसकी बजाय आप अपना ये इससे आप स्प्रे करके अपना साल्ट चेंज करिए बार बार जी, हर 3 या 6 महीने पे, और 2% घोल यानी 2 ml 1 लीटर पानी में ये अपने पशु के ऊपर स्प्रे कीजिए। और इसको मेनली शाम के समय, ताकि वो पशु को भी उसकी भाप या चढ़े ना, तो वो पशु को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल घनश्याम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर अश्विनी, आप आंत्र विषाक्तता का जिक्र कर रहे थे, बताएं हमें किस तरह की ये स्वास्थ्य समस्या है और कैसे इसका बचाव किया जा सकता है? बरसात के मौसम में भेड़ बकरियां यदि आप उनके चराई पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा घासें खा लेती हैं, क्योंकि इस मौसम में काफ़ी बहुतायत उपलब्ध होता है। जी जी। तो आप यदि बहुत ज़्यादा खा लेंगी तो उनकी आंतों में क्या होता है कि जो इंट्रोटॉक्सिन में बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु जो रहता है वो पनपने लगता है। और ये चूँकि वायु इसके लिए एक रोधक का काम करता है, और जब पशु आपके जब पूरा उनका पेट भर जाएगा तो ये ज़्यादा टॉक्सिन प्रोडक्शन करने लगेगा और आपके पशुओं में बीमारी हो जाएगी। और इसमें आंत विषाक्तता में क्या होता है कि आपके जो जानवर होंगे वो उनमें तुरंत इसके लक्षण दिखाई देंगे और वो छटपटाएगा और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, तो आपको इस समय आंत विषाक्तता का विशेष ध्यान देना है और उसके लिए टीकाकरण भी होता है। और आप अपने पशु चिकित्सक से उसका टीका करवा लें, और 15 दिन बाद उसकी एक बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं वो लगती है खुराक, और फिर हर वर्ष इसको किया जाता है इसकी टीकाकरण। जो भेड़ बकरी पालक है वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि समय पर जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसका लाभ उठाएं और अपने पशुओं की देखभाल करें, उन्हें रोगों से बचाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश, अब आपसे जानना चाहेंगे कि खासतौर पर बरसात के इस मौसम में पशुओं के जो आहार है उसमें किस तरह का बदलाव किया जाता है और क्या आवश्यक है?
तो जैसे आहार की, जैसे इस टाइम की हरे चारे की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है जी, और एक पशु का एक फिक्स होता है कि इसको हम तीन में विभाजित करते हैं कि हरा चारा, सूखा चारा और दाना राशन, जिसको कंसंट्रेट राशन भी बोल देते हैं। तो जिसमें हरा चारा है, हरा चारा हमारा रहता है 60% के करीब और सूखा हमारा रहता है 40%। और जो दाना मिश्रण है वो पशु के दूध उत्पादन क्षमता के हिसाब से होता है कि जैसे गायों के अंदर हम पर लीटर 1 लीटर दूध पे 300 ग्राम दाना देते हैं और वहीं भैंसों के अंदर हम 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम तक दाना देते हैं। और फिर आ जाता है कि अगर वो ज़्यादा कोई 7 से 8 महीने की गाभिन यानी कि जो गर्भित पशु है तो उसके अंदर हम 400 से 500 ग्राम अतिरिक्त राशन दे सकते हैं। और उसके साथ क्या आता है कि उसके साथ हमें मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण, तो वो भी हमें 25 से 50 ग्राम प्रतिदिन पशु को देना ही चाहिए। उससे कि किसान को जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय है कि जो समय पे पशु नहीं होता, कि रिपीट ब्रीडिंग, कि बार बार पशु रुकता नहीं है, तो वो भी हमारी इसका भी निदान हो सकता है। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है पशुओं को रोगों से बचाने के लिए। डॉक्टर अश्विनी, अब आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हम खुरपका मुंहपका की बात कर रहे थे, लक्षण इसके क्या है और किस तरह से पहचान करें? खुरपका मुंहपका में सबसे पहले लक्षण तो क्या है कि आप पशु के मुंह से लार निकलने लगती है और पशु के मुंह में छाले पड़ेंगे, जिनको किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान देना है। बोरोग्लिसरीन या 0.1% का केमिनोफोर सोल्यूशन बना के और उसको सफाई करते रहना है। और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए ये खुरों में भी शुरू रहता है, तो खुरों में भी जो दो खुर के बीच की जगह होती है उनमें ज़्यादा इसकी दिक्कत होती है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। जी। तो आप इसका समय से टीकाकरण कराएं और आपको आपके जानवर में हो गया है तो उन जानवरों को पहचान के आप रेवण से अलग कर दें। जैसे भेड़ बकरी की बात है या आपके गाय भैंस की भी बात है, तो गाय भैंस में मान लीजिए आपने 5 गाय या 5 भैंसें पाली हुई हैं, तो जो भी 1 या 2 जानवर में हुआ है उसको अलग बांधें और उसका दाना चारा और सबसे बाद में करें, क्योंकि वो जो जानवर जिनको हो चुका है रोग उसको आपको छूने के बाद आपको स्वस्थ जानवर को नहीं छूना, वरना उनमें भी वो बीमारी फैल जाएगी। बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें बरतनी बेहद जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। ओम सिंह जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी जो एक भैंस है तो वो नए 2 दिन रहती है, उसने 1 साल पहले बच्चा डाल लिया था जी 5 महीने का जी। तो उसके बाद मैंने उसका इलाज कराया, दवाई सफाई कराई, तो उसके बाद उसने गर्भधारण नहीं हुआ, मतलब उसे अब मैंने चेक कराई थी, वो 5-6 महीने पहले वो कराई थी नए दूध, वो टिकट लगवा था सर उसका, तो फिर खाली निकली जी वो। तो मैं ये पूछना चाह रहा साहब कि उसके किट लग जाएगी जिससे दूध देना चालू कर दे। अच्छा ओम प्रकाश जी, इसमें जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने 5 महीने पे बच्चा गिरा दिया था। जी, साल भर पहले मैं आपको थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बता दूं कि जैसे कि अभी चल भी रहा है इसका वैक्सीनेशन, कि हमारा इसमें पशु 9 महीने में तो इसके 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला ट्राइमेस्टर 1 से 3 महीने, दूसरा ट्राइमेस्टर 2 से 6 और तीसरा 6 से 9 महीने। तो जो ज्यादातर ये देखा गया कि एक ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी भी चल रही है, तो उसमें पशु 3 से 6 महीने में और कई बार 6 से 9 महीने में भी अबॉर्शन जिसको बोलते हैं बच्चा गिरा देता है जी। तो पहली सावधानी तो आप ये कि इसके अंदर अपना सरकार द्वारा स्कीम भी चलाई जा रही है ब्रुसेलोसिस के खिलाफ जो टीकाकरण है, तो सबसे पहली चीज तो आप वो करवाइए। वो होता है 4 से 8 महीने की बछिया को या कटिया को ये टीका लगता है आपके सरकारी अस्पताल में, तो ये तो आप टीकाकरण करवाइए जो अपने आगे पशु हैं। अब इसमें जो आप कर रहे हैं किट की बात, तो सबसे पहले अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके अंदर इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कि आपने इसमें कोई दवाई रखवाई है या कोई किसी तरीके की पस आ रही हो, तो वो उनको एक बारी चेक करवाएं कि अगर है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम दवाई से ही उसका इलाज कर सकते हैं, हमें किट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हम अपना टाइमली 3 या 4 बार अंदर से सफाई करवा लेंगे तो वो काफी हद तक अच्छा रहेगा इसके लिए।
तो आप एक बार इसके लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करें। और ये जो मैंने टीकाकरण का बताया है, ये अपने आगे के पशुओं को बचाव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी क्या है, पशुओं से इंसानों में भी संक्रमित होती है। जो घर की महिलाएं हैं तो उनके बचाव के लिए तो उस पशु को थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक दूर रखें, और अगर जहां जैसे उसने बच्चा गिराया था तो वहां उस स्थान को सारा लाल दवाई से अच्छे से धोएं और चूने का छिड़काव करें। बिल्कुल। तो ओम सिंह जी, आपकी समस्या का बहुत ही विस्तार से समाधान यहाँ पर बताया है डॉक्टर जयप्रकाश ने। हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। हेलो किसान कार्यक्रम में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भेड़ बकरियों के रोगों से बचाव के बारे में, और इसके साथ ही बरसात के मौसम में पशुओं के आहार और टीकाकरण के बारे में। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद कुमार जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। आनंद जी, आपसे गुजारिश रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। कृपया फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैडम जी। जी आनंद जी, पूछे अपना सवाल। जी मैडम जी, ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं, आनंद अहरवार जी। जी मेरा सवाल है, ये 2-3 महीने से मेरे गाय को थनैला रोग हो गया था। अच्छा जी। तो ट्रीटमेंट करने के बाद भी थनैला रोग उसका खत्म नहीं हुआ मैडम जी। तो अभी फिलहाल में एक थन के बाजू से एक छेद निकल गया, जिससे मवाद निकल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा मवाद उसका बंद है। जी ठीक है, आइए जानते हैं क्या उपाय है। अच्छा, जब आपका इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ना जी, इस मौसम में कि थनैला रोग ये एक बहुत बड़ा हमारा एक इशू भी है कि थनैला रोग जब हो जाता है, इसमें मेन हमें सावधानियां ही रखनी होती हैं। ठीक है, इसका आपने सैंपल इसके करवाए थे या नहीं? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की, अगर आप अपने दूध की जांच करवाएंगे सबसे पहले, कि जो उन चारों थनों के दूध की जांच करवाइए, उनकी फिर अलग अलग रिपोर्ट आएंगी आपकी भी, ये कौन से इसके अंदर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं इसको, जो आप अपने चिकित्सक से या वहाँ कोई आपके जो आस पड़ोस में लैब होगी वेटनरी की, तो वहाँ से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। उससे फिर आपको ये इसका पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन सी हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं।
जो आपके चिकित्सक हैं वो आपको बता देंगे, और फिर उसके बाद जब वो आपका ट्रीटमेंट चलेगा 3 या 5 दिन तक, तो तब आपका इसके रोग से निदान हो जाएगा जी। पर अब थनैला से कि भी चलो ये तो अब हो गया, अगर हमें बचाव के लिए मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा कुछ, कि बचाव के लिए जैसे हम दूध निकालते समय जैसे मैंने बताया था कि लाल दवाई से थनों को धोएं, और पशु को 10 से 15 मिनट तक दूध निकालने के बाद बैठने मत दें, क्योंकि उस टाइम तक उनके जो छिद्र होते हैं वो खुले रहते हैं। पर उस टाइम आप करें क्या, तो उस टाइम आप थोड़ा सा राशन 400 से 500 ग्राम राशन पशु को दे सकते हैं, ताकि वो 10-15 मिनट तक उसको खाता रहे जी। तो ये आप कुछ बचाव के उपाय कर सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ एथ्रोवेटनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं जो हम घर में उपचार कर सकते हैं। उसके अंदर आपका जैसे हल्दी है, नीम के पत्ते हैं, काली मिर्च है, लौंग है, इनके यूज करके इनको भी, जैसे अगर कोई आपका थन रुक गया है, ये जो थनैला रोग है जो नीचे रुक जाता है, तो उसमें आप छोटा लौंग, एक लौंग की उससे उपचार कर सकते हैं। लौंग उसके अंदर डाल देंगे तो वो खुल जाएगा। तो इस तरीके के भी कुछ आप उपचार कर सकते हैं। पर ये सबसे पहले आप इसकी जांच जरूर करवाएं, ताकि पशु को कम से कम एंटीबायोटिक देनी पड़े, और अगर जो हम दें तो वो एक सटीक हो हमारा, कि भी ये रेजिस्टेंस नहीं है जी। तो वो आपका असर करेगी, और 3 से 5 दिन में आप देखेंगे पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो उम्मीद है आनंद जी इस उपाय पर जरूर आप अमल करेंगे और समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं धनराज जी झालावाड़ राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपकी आवाज बराबर नहीं आ पा रही है मैडम। जी धनराज जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी भैंस पहुंची थी, तो जैसे ही डिलीवरी के टाइम उसके जेर बराबर नहीं गिरी थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद में जेर गिरी, फिर हमने डॉक्टर की सलाह ली, फिर डॉक्टर ने कुछ वो पाउडर गोली दवाई दी, उसके बाद में वो धीरे धीरे करके जेर मेल मिट्टी के साथ निकल गई। तो वो हिट पे नहीं आ रही है मैडम। अच्छा, धनराज जी आप किस पशु के बारे में बात कर रहे हैं? हम भैंस के बारे में बात कर रहे हैं, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है हमारे पास। अच्छा, मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो धनराज जी, जैसे आपने इसमें कौन सी दवा का उपयोग किया, कि जैसे अभी आपका पशु ब्याया है, जब ब्याने में आपको थोड़ा कोई जोर लगाना पड़ा या पशु आसानी से ब्या गया था? हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप आवाज? हाँ सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो आपका पशु नॉर्मली खुद ही ब्या गया था, जैसे बच्चा खुद ही दे दिया था, या थोड़ा जोर लगाना पड़ा था, या कोई इस तरीके की? खुद ही दे दिया था। जैसे कुल तो हम खेलते ही हैं, जैसे हर बार डिलीवरी होती थी ऐसे ही हुई थी। ठीक, चलिए इसमें ऐसा है कि अभी आपके यानी कि जो इसके मैं बताता हूँ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं इसको, कि भी जब पशु जेर नहीं गिराता, कि हम मानते हैं कि 12 से 24 घंटे के अंदर पशु खुद स्वतः अपने जेर गिरा देता है। पर उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपका पशु ब्याता है, कि आजकल का हमारा जो खाना पीना और इनमें हम पशुओं को जो आहार दे रहे हैं, कि उसके अंदर वो असंतुलित है, उसके अंदर कुछ यानी मिनरल्स नहीं कह सकते, तो जिसकी वजह से ये इस तरीके की समस्याएं आती हैं। या ज़्यादातर ये जब अगर पहली बार जब पशु ब्याता है, जैसे भैंस की बात कर रहे हैं, तो अगर जोटी जो पहली है अपने हीफर, अगर वो पहली बार ब्या रही है तो बच्चादानी का मुंह छोटा है, तो उस टाइम भी इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। तो उसके लिए एक तो अपना आहार, और जैसे मैंने खनिज मिश्रण कहा आपको, तो उस तरीके की आप जैसे ही पशु ब्याने को जैसे 8 से 9 महीने का होता है, तो उस टाइम आप अपनी खुराक पे अच्छा इसका ध्यान दें। अब आपको कि भी उसमें कि वो जेर उसने गिराई या नहीं गिराई, और ये जो, क्योंकि अगर वो जेर का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर अंदर रह गया है, तो वो एक पशु के अंदर मेट्राइटिस या इन्फेक्शन पैदा कर देगा, जिससे कि पशु आपका हीट में नहीं आएगा। तो उसके लिए भी आपको अंदर बच्चादानी की अच्छे से सफाई करवानी पड़ेगी, और 4 से 5 दिन तक मेट्रोनिडाजोल और इसका अपना नॉर्मल सलाइन का घोल बना के, वो अपने पशु चिकित्सक की सलाह से आप अगर खुद या कोई एआई वर्कर हैं आपके वहाँ, अगर नहीं कर सकते तो ये आप दीजिए। और इसमें कई हर्बल दवाइयाँ भी आती हैं जो जेर गिराने के उसमें काम करती हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। पर मेन इसमें बच्चादानी की सफाई आप जरूर करवाएं, नहीं तो उसमें आगे अगर पशु रुक भी गया हीट में आके, तो वो आगे अबॉर्शन की समस्या भी इसमें आ सकती है। जी जी बिल्कुल। तो धनराज जी आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, और उम्मीद है कि इस सुझाव से आपको लाभ भी जरूर होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर अश्विनी आपसे जानना चाहेंगे कि भेड़ बकरियों में और किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है, स्वास्थ्य से जुड़ी गलघोटू की बीमारी या फिर रेबीज, कितनी गंभीर समस्याएं हो सकती है भेड़ बकरियों के लिए?
आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस समय बकरियों में खुरपका मुंह का जी, उसके अलावा पीपीआर का एक रोग होता है जिसको पेस्टिसाइड्स रुमिनेंट्स कहते हैं जी। तो ये भी बहुत एक घातक बीमारी है और इसमें पशु की मृत्यु दर 80% तक हो सकती है जी पीपीआर में। और इसका टीकाकरण भारत सरकार मुफ्त में कराती है और टीकाकरण इसका आप जाड़े आने से पहले ज़रूर करवा लें, अक्टूबर नवंबर में करवा लें। और अभी चूँकि भारतवर्ष में पीपीआर का इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो पहले तो हर 3 वर्ष पे टीकाकरण होता था, लेकिन इरेडिकेशन प्रोग्राम में जो इसका उन्मूलन प्रोग्राम है, तो पूरे विश्व से इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए सारी विश्व की संस्थाओं ने 2030 की एक निर्धारण किया है वर्ष। और अब इस समय हर वर्ष हो रहा है टीकाकरण, तो आप हर वर्ष ज़रूर कराएं। और जो भी आपकी नई क्रॉप भी आ रही है उसका भी करवाते रहें टीकाकरण, वरना 3 वर्ष की इम्यूनिटी ये मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ये देता है। और रेबीज़ का ये है कि यदि किसी कुत्ते के संपर्क में आया है आपका भेड़ या बकरी, तो आप रेबीज़ का टीकाकरण ज़रूर करवा लें। और रेबीज़ का टीकाकरण जिस दिन जानवर को काटा है उसके 0, 3 मतलब 3, 7, 14, 28 और 90 दिन पे टीकाकरण होता है जी जी। तो वो ज़रूर से करवा लें। और एक बार आपने टीकाकरण करवा लिया रेबीज़ का, तो ये पूरे 1 वर्ष तक की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ के हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सुनील कुमार जी इस वक्त गोपालगंज बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? सुनील जी टीवी की आवाज कृपया बंद कर दें, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। सुनील जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, अपना सवाल पूछें। जी हेलो सुनील जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें और टीवी की आवाज बंद रखें। जी बताएं। टीवी की आवाज बंद है। ठीक है। हमारी एक बच्ची है। ठीक है। हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में आपने आहार व्यवस्था के बारे में तो हमें बताया, लेकिन जिस स्थान पर पशुओं को रखा जाता है उसके बारे में भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि बीमारियों से बचे रहे। तो किन किन बातों का ध्यान रखें स्थान के मामले में? जैसे बारिश का मौसम है तो सबसे पहले स्थान की हम, जैसे बारिश है तो नीचे छोटे मोटे कीट मकोड़े, मेंढक इत्यादि ये निकलते हैं, तो इनके पीछे पीछे अगर हमारे शेड है तो मेंढक है तो वहाँ उसको खाने के लिए सांप आएगा। तो इस तरीके से एक चेन है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें जो पशुशाला है हमारी उसकी थोड़ी सी ऊंचाई कि उसी हमारी जो प्लेन सरफेस है उससे हमें 1 फुट के करीब थोड़ी सी ऊंची रखनी चाहिए। और एक हमें कोई भी किनारा और कहीं दरारें ना हो, वो पक्का होना चाहिए। उसके ऊपर हमें चूने की पुताई कर देनी चाहिए। और फिर है जो सबसे मेन की पशुपालक सोचता है कि बारिश का मौसम है, भी पशु बाहर बंधा हुआ है तो उसको अच्छा लग रहा है, पर ये एक आपको कि एक ये रोग से ग्रसित करने के लिए ही वो है पशु को, कि वो उसमें पशु निमोनिया की चपेट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उसे हमें क्या है, पशु को पशुशाला के अंदर ही रखना चाहिए और उसे हमेशा स्वच्छ पानी, और अगर हमें नहलाना भी है तो थोड़ा स्वच्छ पानी से नहलाकर उसे सूखा, क्योंकि अगर पशु गीला रहता है तो जैसे वो ये कि सेम चिड़चिड़ापन, तो उसके दूध में भी गिरावट आ जाती है। तो एक पशु को स्वच्छ वातावरण और जो उसकी नीचे बैठने का स्थान है वो बिल्कुल सूखा हो, और उसको नीचे एक हमें पशु को लाने से पहले जो पशुशाला के अंदर हमें हफ्ते में 2 बार
कि स्प्रे करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा मैथ्रीन का, अब इसकी परसेंटेज क्या रहती है, जो हम फर्श के लिए जो स्प्रे यूज करते हैं वो हम 5% तक डेल्टा मैथ्रीन हम यूज कर सकते हैं कि 5 ml 1 लीटर पानी में जी। उससे जो नीचे के है भी मच्छर मक्खी जो भी छोटे जीव हैं वो अपने वो सब हम वो खत्म हो जाएंगे और फिर पशु को बैठने में आसानी भी रहेगी, वो पशु तंग नहीं होगा, तो उसकी उत्पादन क्षमता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक थोड़ा सा मैं इसका भी शेड, कि हमारा शेड जो है पशुशाला का जो शेड, कि वो भी थोड़ा खुला होना चाहिए कि उसमें हवा क्रॉस करे, और एक उसकी डायरेक्शन जो उत्तर दक्षिण दिशा हम बोल देते हैं कि उससे अच्छा कि भी आवागमन सही रहे जी जी कि हवा का। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। शाजापुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रेशम सिंह जी, अपना सवाल पूछें। जी रेशम सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी। हेलो जी रेशम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछें। जी अपना सर। जी जी। भैंस है हमारे, 2 बार ब्याह चुकी है, वो दूध देती है, वो हरी सवाब पे रुकती नहीं है। अच्छा जी, ठीक। अच्छा कितनी बार ब्याह चुकी है रेशम जी? हेलो, कितनी बार ब्याह चुकी है? चलिए ठीक है रेशम जी, मेन इसकी मैं आपकी समस्या थी मेन की रिपीट ब्रीडिंग की, वो रुक नहीं रही। ये एक आमतौर पे हमें सभी किसानों की यही समस्या रहती है, और एक अच्छे डेयरी पालन के लिए ये एक सबसे बहुत जरूरी है कि हर साल एक बच्चा पशु से मिलना ही चाहिए, तो वो एक उसमें अच्छा उत्पादन भी मानते हैं और दूध की क्षमता भी पशु की सही रहे जी। तो इसके अंदर अब रिपीट ब्रीडिंग जो इसको हम बोलते हैं कि पशु रुकता नहीं है, इसके अंदर कई कारण होते हैं कि या तो कोई अनुवांशिक कारण है, या तो उसकी माता में या कोई पिता में कहीं बाहर से कोई जो इसको हेरिडिटरी बोल देते हैं, या तो वो हो सकता है, या आ जाता है कि हमारा आहार प्रबंधन कैसा है कि कोई मिनरल सप्लीमेंट्स या खनिज मिश्रण हमें कोई खिलाने पिलाने में तो कोई कमी कहीं नहीं रह गई है जी जी। या आ जाता है तीसरा कि अगर कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बच्चादानी में कि पशु हीट में आ रहा है, तो उसके लिए क्या कि अगर आप देखते हैं कि जब पशु तार देता है तो बिल्कुल पानी की तरह साफ होना चाहिए कि उसके अंदर अगर कोई आपको दिखता है मट मैला सा थोड़ा दूधिया हो या कुछ थोड़ा लाल आ रहा है, लालपन है कोई खून का, तो इसका मतलब भी पशु में कहीं इन्फेक्शन है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह करके भी अंदर उसका ट्रीटमेंट करके दवाई रखवा सकते हैं जी। और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मैं कह रहा हूं, तो उसके लिए आपको मैंने खनिज मिश्रण बताया है कि वो आप नित्यम ये कि वो मान के चलिए कि भी हमें प्रतिदिन पशु को देना ही है जी। क्योंकि उसका आपका 25 से 50 ग्राम की डोज वो आपकी उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर कर देगी। तो वो आप हमेशा एक अपना वो बना ले कि ये हमें 25 से 50 ग्राम पशु को देना ही देना है। तो इस तरीके से आप अपने रिपीट ब्रीडिंग की ये समस्या दूर कर सकते हैं। तो रेशम जी, बहुत ही विस्तार से यहाँ पर आपको जवाब मिला है, हमें उम्मीद है कि जरूर इसका आप लाभ उठाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि भेड़ बकरियों के मामले में रोगों से रोकथाम के लिए किस तरह के टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारे देश में भेड़ बकरियों के लिए 6-7 बीमारियों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। जी जी। और सरकार की तरफ से अभी 2 प्रमुख बीमारियों के लिए टीकाकरण चल रहा है, एक जैसे खुरपका मुंहपका का और एक PPR का। जी। इसके अलावा कुछ राज्य इंट्रोटॉक्सीमिया का भी टीकाकरण करवा रही हैं। कहीं शीप पॉक्स, गोट पॉक्स का भी है जी। और रैबीज़ है। अभी हाल ही में एक टीका जारी हुआ है। ये भेड़ों में एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम ब्लू टंग या नीली जीभ कहते हैं। ठीक। तो उसमें अब हम 2 ml टीका देते हैं और सबक्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है और ये बरसात के पहले दिया जाता है। जी जी। और ये टीका भी काफ़ी प्रभावी है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम और जैसे रैबीज का टीकाकरण है। ठीक है, तो कई बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं और पशुपालकों को इनका लाभ जरूर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जसपाल सिंह जी इस वक्त बठिंडा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसपाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जसपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जसपाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सुन रही है जी। जी हाँ, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब जी, ये जो डेयरी फार्म में हम गाय वगैरह। जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, आ रही है जसपाल जी आवाज आपकी, बताइए डेयरी फार्म में। हाँ जी मेरी आ रही है ये आवाज। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। जसपाल जी, टीवी की आवाज बंद रखिए और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। डेयरी फार्म में करना चाहते हैं। जी, सवाल ये है, जो गाय वगैरह फार्म में है ही, उनको नई बीमारी लगी है, कोई फुंसियां वगैरह हो रही है, उनके लिए कोई मेडिसिन वगैरह कौन सा लें, डॉक्टर साहब से जान। ठीक है जसपाल जी, ये भी आपने एक अच्छा प्रश्न किया और ये समय की मांग भी है कि ये जो बीमारी आप कह रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज जी, कि जो ढिलेद्वार त्वचा रोग। ये मेनली आपका कि ये उड़ीसा में जहां भी ज्यादा आर्द्र यानी कि मॉइस्चर ज्यादा था तो वहां ये ज्यादा देखने में मिला था। और अभी की जो हम बात करते हैं तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसमें बहुत ज्यादा इसमें केसेस देखने को मिल रहे हैं इसके। तो इसके लिए सरकार भी काफी अवेयर है और इसकी वैक्सीनेशन भी अभी कुछ राज्यों में शायद बन भी गई है और अभी इसका चल रहा है काम। तो मेन इसके अंदर क्या है कि हम पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ाएं। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, आपकी जो स्किन के ऊपर है, जो चमड़ी के ऊपर आपके फफोले बन जाते हैं, तो उनमें पस या अगर बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति होती है तो उसमें कई बार खून भी निकलने लगता है जी। तो उसमें आप मेन तो एंटीबायोटिक का तो आपका ट्रीटमेंट चलेगा ही। पर उसमें सबसे मेन क्या है कि ये पहले इसमें जो मृत्यु दर थी पशु की वो बहुत कम थी, पर अब ये इतना फैटल हो गया, ज्यादा हो गया कि मृत्यु दर बढ़ती जा रही है पशु की। तो इसमें मेन चीज ये भी रहती है कि पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, कि आपने अगर उसको अच्छा आहार दिया है और वो पशु स्वस्थ था, काफी अच्छा उसका वेट था, और तो वो उसको बाईपास कर जाएगा कि उस बीमारी से वो उभर जाएगा। जी जी। तो इसमें मेन आप क्या करें कि अपना एक तो पशु का आहार, और कुछ मार्केट के अंदर आपके हर्बल आते भी हैं इम्यूनिटी के लिए,
तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर ये रोग हो गया है पशु को तो अपने चिकित्सक से संपर्क करके इसका सही तरीके से सही टाइम पे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। जी जसपाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मैं मिल एक गया होगा। जानकारी और वो करना चाहूँगा कि बहुत ही संक्षेप जो LSD है बीमारी, इसमें सी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो काफ़ी प्रभावी है। ठीक है। और 1 ml जो सी पॉक्स की वैक्सीन है वो कई राज्य लगा रहे हैं। इवन जो बड़े जानवर हैं जैसे गाय भैंसों में भी इसका वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, आप दोनों ने बेहद ही अहम जानकारियां हमें इस कार्यक्रम में दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आज आपने इस कार्यक्रम में जाना कि भेड़, बकरियां और दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह से करें, उनके रोगों की रोकथाम किस तरह से करें और टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनका लाभ लेना कितना जरूरी है। आइए कार्यक्रम हेलो किसान में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है धान की फसल की देखभाल और अधिक फसल उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।